Hello students, welcome to my channel. We are going to start the next topic, human health and disease. From this topic, we are going to discuss first point, common diseases in humans such as typhoid, pneumonia, ascariasis, filariasis, ringworm, malaria, etc. Then next point will be immunity. What is immunity? Types of immunity, allergies, vaccination, immunization program, structure of antibody, etc. Then next point will be AIDS, acquired immune deficiency syndrome. What is AIDS? Symptoms of AIDS, mode of transmission of AIDS, and what is diagnosis and treatment of AIDS. Next point will be cancer. What is cancer? Types of tumors, diagnosis of cancer, causes of cancer, and treatment of cancer, that we will discuss in this point. Then last will be drugs and alcohol abuse. What are drugs and what are the harmful effects of drug and alcohol when they are misused by human beings. Introduction about the health. कि अर्ली जो ग्रीक्स जैसे कि हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनका हेल्थ के बारे में क्या कहना था. अकॉर्डिंग टू देम हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स. की हेल्थ क्या है? बॉडी और माइंड की ऐसी स्टेट है जिसमें सर्टन ह्यूमर्स का बैलेंस होता है. अकॉर्डिंग टू देम देयर वर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स इन ह्यूमन बीइंग. फर्स्ट इज ब्लड, सेकेंड येलो बाइल, थर्ड ब्लैक बाइल एंड फोर्थ वन फ्लेम. तो इनमें से जिस पर्सन में ब्लैक बाइल होता है उन पर्सन की पर्सनैलिटी हॉट होती है, ऐसा उनका कहना था, और उनको फीवर ज़्यादा होते हैं और उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है. तो इस हाइपोथेसिस को नाम दिया गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. बट लेटर ऑन विलियम हार्वे ही डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग एंड ही डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस गिवन बाय दिस एंशिएंट पीपल. सो अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वे द पर्सन हैविंग द ब्लैक बाइल ही ऑल्सो हैव अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. Later on, biology stated that mind influence through neural and endocrine system and that our immune system maintains our health. कि बायोलॉजी में फाइनली एक स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे माइंड पे इन्फ्लुएंस होता है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम का, और हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करती है. हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ. जब हमारा माइंड और मेंटल स्टेट पॉजिटिव है तो हमारे हेल्थ पे उसका अच्छा असर होता है. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, रिमेंबर दिस, हिपोक्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, हिपोक्रेट्स इज कॉल्ड एज father of medicine, and William Harvey discovered the blood circulation process in human being. What is health? According to WHO, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. जब पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है उसे हम हेल्दी पर्सन कहते हैं. और प्रॉपर हेल्थ, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज. फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ. फर्स्ट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. इफ़ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर जब चाइल्ड में ट्रांसमिट होते हैं तो चाइल्ड के हेल्थ पे बहुत बड़ा असर होता है. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइलकेटोन यूरिया, दीज आर नथिंग बट द वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू child. Then second is the infection. So different types of infections are caused by pathogenic microorganisms. और ये जो माइक्रोब्स है इन्फेक्शन स्प्रेड करने के बाद डिसीजेस डेवलप करते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, कोलेरा है, निमोनिया है, रिंगवर्म, और दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन, लोअर्स द इम्यूनिटी एंड डैमेजेस द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द पर्सन. थर्ड इज लाइफस्टाइल, जैसे कि हम किस प्रकार के फूड और वाटर रिसोर्सेस यूज करते हैं और हमारे डेली हैबिट्स क्या है. नेक्स्ट टर्म डिसीज. डिसीजेस क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें पर्सन्स के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन पे हार्मफुल इफेक्ट होता है और पर्सन में वेरियस साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं. डिसीजेस 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज, सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज, ये जो डिसीजेस हैं डायरेक्टली और इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं. दे आर हाईली इन्फेक्शियस एंड कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स. इसके एग्जाम्पल्स है ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, एड्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया एंड मेनी मोर. सेकेंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, ये जो डिसीजेस हैं डायरेक्टली और इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते. एग्जाम्पल है कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस. Common diseases in humans. Before discussing diseases, you should know what is meant by pathogens. Disease causing organisms are called as pathogens. कि जो organisms human being में diseases cause करते हैं उन्हें हम pathogens कहते हैं. कि different organisms जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स, यह ह्यूमन बींग में डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस कॉज करते हैं. We know that there are 2 types of disease, infectious and non-infectious. Infectious diseases में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल 2 बैक्टीरियल डिसीजेस, टाइफॉइड एंड निमोनिया.
और ये जो 3 हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। सेकेंड है फंगल डिसीज, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिंगवर्म डिसीज। देन वायरल में कॉमन कोल्ड, एड्स सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा, प्रोटोजोन्स, मलेरिया, एमीबियासिस, हेलमेंस डिसीजेस में एस्केरियासिस एंड फिलेरियासिस। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में कैंसर इन डिटेल वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज टाइफाइड फीवर। साल्मोनेला टाइफी नाम का जो पैथोजेनिक बैक्टीरियम है वो ह्यूमन बींग में टाइफाइड फीवर कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है इस बैक्टीरिया का, कि ये जो बैक्टीरिया है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर सोर्सेज थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वहाँ से फिर अदर ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। सिम्टम्स क्या है था टाइफाइड के, तो फर्स्ट सिम्टम सस्टेन्ड हाई फीवर, के पेशेंट में कंटिन्यू हाई फीवर होता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अदर कॉमन सिम्टम्स क्या है, वीकनेस होता है पेशेंट में, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, कि पेशेंट को भूख नहीं लगती। ये सब सिम्टम्स टाइफाइड पेशेंट में हमें दिखाई देते हैं। तो सीवियर केसेस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, यानी इंटेस्टाइन को छेद होता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड होता है और ऐसे कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस, तो टाइफाइड फीवर पेशेंट को है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट की जाती है उसका नाम है विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड इज डायग्नोज बाय द विडाल टेस्ट। एक क्लासिक केस दिए है एनसीईआरटी में कि मैरी मिलन नाम की एक कुक थी, उनको निक नेम दिया है टाइफाइड मैरी। तो इन्होंने क्या किया कि ये फूड हैंडलिंग करती थी और उनके इंटेस्टाइन में टाइफाइड के जर्म्स थे, यानी वो टाइफाइड की कैरियर थी और फूड हैंडलिंग के थ्रू उन्होंने बहुत सारे सालों तक अदर हेल्दी पर्सन्स में टाइफाइड स्प्रेड किया। So here see the diagram where you can observe the bacterium Salmonella typhi, which is a motile bacterium and it causes the enteric fever. So typhoid is also called as a enteric fever caused by bacterium Salmonella typhi. Next disease pneumonia. Two bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae are responsible for the disease pneumonia in human being. So these bacteria they infect the alveoli of the lungs. Lungs के जो alveoli होते हैं, जो balloon like structure होते हैं, उनको ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं. So here see the diagram where you can observe the alveoli of the lungs. So these alveoli of the lungs get infected और ये जो नॉर्मल alveoli ये इस तरह से दिखते हैं और जब इन्फेक्टेड alveoli हम दिखते हैं तो उसमें पस और फ्लूइड जमा होता है निमोनिया में. So here also you can see easily the difference between normal alveoli and the infected alveoli. Symptoms of the pneumonia. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache. Patient में shortness of breath, then chest pain and severe cases में क्या होता है, lips और fingernails जो है उनका कलर ग्रे टू ब्लूइश होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जब इन्फेक्टेड पर्सन्स के ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो उसे न्यूमोनिया हो सकता है. और बाय शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल्स और वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ वायरल डिसीज कॉमन कोल्ड. राइनोवायरस आर ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज द डिसीज कॉमन कोल्ड इन ह्यूमन बींग. की राइनोवायरसेस जो है एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो ह्यूमन बींग में कॉमन कोल्ड डिसीज कॉज करते हैं. सो दिस वायरसेस दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज. कि ये जो वायरसेस है नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं लेकिन लंग्स को इन्फेक्शन उनका स्प्रेड नहीं होता. सिम्टम्स क्या है कॉमन कोल्ड के? फर्स्ट नसल कंजेशन, देन स्नीजिंग, कफिंग, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, tiredness, and these symptoms remain for 3 to 7 days in patient. Mode of transmission, how this disease is transmitted in human being, easily spread through respiratory droplets. के जो infected person के droplets है जब एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं और डायरेक्टली हेल्दी पर्सन इनहेल करता है उस वक्त हेल्दी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो सकता है. अनदर वे क्या है कि कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आने की वजह से और डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से भी कॉमन कोल्ड डिसीज हो सकता है. मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, ए टाइनी प्रोटोजोन. देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम
फैल्सीपैरम। दिस 3 स्पीसीज कॉजेज द मलेरिया इन ह्यूमन बींग। तो ये तीनों स्पीसीज में से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो बहुत सीरियस टाइप का मलेरिया ह्यूमन बींग में कॉज करता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तब पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इसलिए उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहा जाता है। और फैटल इसलिए कहा जाता है कि इस मलेरिया की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये जो डिसीज़ है मलेरिया ह्यूमन बींग को कैसे होता है, बाय बिटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसे मलेरिया हो सकता है। सिम्टम्स क्या है मलेरिया के, रिलीज ऑफ हीमोजोइन कॉजेज चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है उस वक्त ये मॉस्किटो ब्लड में स्पोरोजोइड्स रिलीज करता है। ये स्पोरोजोइड्स एंटर होते हैं लीवर में से वो आते हैं ब्लड में आने के बाद वो ब्लड सेल्स में डेवलप होते हैं और आरबीसीज को रप्चर करते हैं, और उनके रप्चर होने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है उसे कहते हैं हीमोजोइन। और जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है उस वक्त पेशेंट में चिल एंड हाई फीवर ये 2 सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ये जो 2 सिम्टम्स हैं आफ्टर एवरी 3 to 4 days पेशेंट में डेवलप होते हैं। अनदर सिम्टम्स क्या है, हेडेक होता है पेशेंट को, मसल एक है, मसल में पेन रहता है, टायर्डनेस है, वोमिटिंग, डायरिया, दीज आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग, इट रिक्वायर्स 2 hosts for completion of its life cycle. First is the mosquito which is primary host and second is the human which is secondary host. How it completes its life cycle and causes malaria in human being. So when infected female anopheles mosquito bites to the healthy person, at that time this mosquito it releases sporozoids in the blood of human being and these sporozoids via blood enter into liver cells। कि ये जो स्पोरोजोइड्स हैं लीवर में एंटर करते हैं और लीवर सेल्स में उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पे हिपेटोसाइट्स में जो लीवर के सेल्स होते हैं उनमें मेरोजोइड्स तैयार होते हैं। उनका नंबर इंक्रीज होने के बाद लीवर के सेल्स जो हैं वो रप्चर होते हैं और ये जो मेरोजोइड्स हैं ब्लड में आते हैं और आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसीज में फिर से उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनका नंबर इंक्रीज होता है। जैसे उनका नंबर इंक्रीज होता है यहाँ पे आरबीसीज का रप्चरिंग होता है। जब आरबीसीज का रप्चरिंग होता है यहाँ पे हीमोजोइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने की वजह से ही पेशेंट में हाई फीवर एंड चिल्स ये सिम्टम्स एवरी 3 to 4 डे के बाद डेवलप होते हैं। अभी यहाँ पे ये जो मेरोजोइड्स है जो ब्लड सेल्स में इनका नंबर इंक्रीज होता है, ये मेरोजोइड्स डेवलप होते हैं गैमेटोसाइट्स में। और यहाँ पे ब्लड में ह्यूमन बीइंग के ब्लड में 2 गैमेट्स तैयार होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब कोई हेल्दी मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, एट दैट टाइम ये हेल्दी मॉस्किटो क्या करता है ब्लड के साथ ये गैमेटोसाइट्स लेता है, मेल और फीमेल गैमेट लेता है और ये जो मेल और फीमेल गैमेट है मॉस्किटो के गट में एंटर होते हैं। मॉस्किटो के गट में एंटर होने के बाद इन गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे जाइगोट तैयार होता है और जाइगोट इज देन डेवलप इनटू स्पोरोजोइड्स और ये जो स्पोरोजोइड्स है गट डेवलप होने के बाद मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में उनका माइग्रेशन होता है। और जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगेन कोई हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो सकता है। लाइक सच वे प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 hosts, मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट। Amoebiasis, which is also called as amoebic dysentery, it is a protozoan disease which is caused by a protozoan parasite Entamoeba histolytica. So this Entamoeba histolytica it causes the infection to the large intestine of human being. So what are the symptoms of this disease? पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स के पेट में अकड़न और ज़्यादा दर्द रहता है। स्टूल्स में एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग। The houseflies acts as mechanical carriers and transmit the parasite from feces of infected person to the food and food products, thereby contaminating them. houseflies क्या है यहाँ पे एमीबियासिस के कैरियर होते हैं। जब इन्फेक्टेड पर्सन के फिकल मैटर पे हाउसफ्लाइज कांटेक्ट में आते हैं तो एट दैट टाइम ये हाउसफ्लाइज उनके साथ पैरासाइट्स लेते हैं और ऐसे हाउसफ्लाइज जब फूड प्रोडक्ट्स पे बैठते हैं और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जब कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है तो उसे एमीबियासिस हो सकता है। अनदर मोड क्या है,
By drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main sources of infection की ड्रिंकिंग वाटर और फूड प्रोडक्ट्स जो है जब फीकल मैटर से कंटेमिनेट हो जाते हैं और ऐसा ही फूड प्रोडक्ट्स और ड्रिंकिंग वाटर जब कोई हेल्दी पर्सन्स कंज्यूम करते हैं तो उन्हें डिसीज होने के चांसेस होते हैं. Here see the diagram showing the parasite Entamoeba histolytica which causes infection to the large intestine of human being, and another diagram showing the morphology of Entamoeba histolytica which is an intestinal parasite. Helminth's disease Ascariasis. Ascaris is an intestinal parasite causes disease Ascariasis and it is most common intestinal worm infection worldwide. Symptoms क्या है इस डिसीज़ के? इंटरनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड डायरिया. पेशेंट में मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया ये भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं. और जब वर्म्स का नंबर इंटेस्टाइन में इंक्रीज होता है तो ये वर्म्स इंटेस्टिनल पैसेज को ब्लॉक करते हैं. उसकी वजह से पेशेंट में सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी अपियर होते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है डिसीज़ का? The eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected persons which contaminate soil, water and plants. कि infected person के feces में एस्केरीज वर्म्स के एग्स होते हैं और ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर जब वाटर प्लांट्स रिसोर्सेज को कंटेमिनेट करते हैं और हेल्दी पर्सन उन्हें कंज्यूम करता है उस वक्त वर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. अनदर मोड क्या है कि जब हेल्दी पर्सन कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करता है एट दैट टाइम वर्म इन्फेक्शन कैन बी transmitted to healthy people. So here see the diagram showing the morphology of Ascaris and the intestinal worm infection of the patient. Now next disease filariasis which is also called as elephantiasis. So this disease it is caused by two filarial worms. First is Wucheria bancrofti and second is Wucheria malai. So what are the symptoms of this disease? Filarial worms live in lymphatic vessels and for many years and usually of lower limbs. Lower limbs के lymphatic vessels जो होते हैं उनमें फिलेरियल वर्म्स इन्फेक्शन कॉज करती है और वहाँ पे ये फिलेरियल वर्म्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप करती है स्लोली. और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप करने की वजह से पेशेंट के लोअर लिम्ब में स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग होने की वजह से पेशेंट के जो पाँव होते हैं वो मोटे दिखते हैं. इसलिए इस डिसीज़ को एलिफेंटासिस भी कहा जाता है. और जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ फिलेरियल वर्म. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग. So this disease is transmitted in human being due to the bite of female Culex mosquito. So here see the diagram of the patient showing the disease elephantiasis. Here we can see the lower limb of the patient which have been swelled due to the infection. So blood sample showing the filarial worm and here is the diagram of female Culex mosquito which cause the disease filariasis by biting to the healthy person. प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस कि इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन. तो पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? कीपिंग बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट. जो डेली वेस्ट कलेक्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल होना ज़रूरी है. पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर. जो भी वाटर रिजर्वायर्स है, टैंक्स है, पूल्स है, उनका पीरियोडिक क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन इंपॉर्टेंट है. देन ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग. जो पब्लिक केटरिंग सर्विसेज है उनमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मेंटेन है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है सो दैट इन्फेक्शन विल नॉट स्प्रेड टू द ह्यूमन बींग. So these measures are important so that the diseases which are caused due to the contaminated food and water should be controlled. कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से जो भी डिसीज होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि 3 डिसीज है, टाइफाइड, एमीबियासिस एंड एस्केरियासिस. ये तीनों भी डिसीज जो हैं फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से स्प्रेड होते हैं. वो ये प्रिवेंटिव मेजर जब हम लेते हैं तो कंट्रोल हो सकते हैं. एयरबॉर्न डिसीज है जैसे कि निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये कंट्रोल करने के लिए पेशेंट का क्लोज कांटेक्ट और उनके जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए. इंसेक्ट वेक्टर्स की वजह से 2 डिसीज होते हैं जैसे कि मलेरिया है और फिलेरियासिस है. ये कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट वेक्टर का नंबर कंट्रोल करना और उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस है उनको इरेडिकेट करना, उनको डिसइंफेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है. वी नो दैट लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स नाउ आर अवेलेबल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस नाउ हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्सीन सच एज पोलियो, टिटेनस, निमोनिया एंड डिप्थेरिया. The overall ability of the host to fight the disease causing organisms
कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। कि ह्यूमन बॉडी की जो ओवरऑल एबिलिटी होती है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को फाइट करने की, जो उसे उसके खुद के इम्यून सिस्टम से मिलती है, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, innate immunity and second is the acquired immunity. So this innate immunity, it is also called as congenital immunity because it is present from our birth, and acquired immunity is also called as adaptive immunity because it is acquired during our life period. So first we are going to discuss innate immunity. So innate immunity, it is also called as natural immunity, it is also called as non-specific immunity, and also called as inborn immunity because it is present naturally by birth. It is not acquired due to specific antigen, and that's why it is called as non-specific immunity. So what is definition of innate immunity? The immunity which is present by birth is called as a innate immunity. It is a non-specific type of defense and it is present by birth, and in most animals it is first line of defense of our body. innate immunity क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी की। कि innate immunity के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, और जो मेन बैरियर्स है वो फॉरेन एजेंट्स को, फॉरेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी में एंटर करने को प्रिवेंट करते हैं। द इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। सो इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स है। सो दीज आर, फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, third is cellular barriers, and fourth one is the cytokine barriers. First barrier, physical barriers. Skin on our body is the main barrier which prevents entry of the microorganisms. So first line of defense is the skin. So healthy skin possesses the sweat and sebaceous glands. तो ये sweat gland क्या करते हैं? sweat secrete करते हैं, जिसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो सीबम सेक्रेट करता है, और इस सीबम में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिसका सोप एक्शन होता है, सोप लाइक एक्शन होता है। इसलिए हेल्दी स्किन जो है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन एजेंट्स को एंट्री करने के लिए प्रिवेंट करती है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सिस्टम है, यूरोजेनिटल सिस्टम है, इनके एपिथेलियम के लाइनिंग को म्यूकस की कोटिंग होती है, और ये जो म्यूकस कोटिंग है एपिथेलियल लाइनिंग को, तो वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, और दिस माइक्रोब्स दे आर देन डिस्ट्रॉयड बाय द फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन द म्यूकस। देन सेकेंड बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। High acidity of the stomach destroys most microorganisms. Even if microorganisms get entered in our stomach, what happens? The stomach have the gastric juice whose pH is very low, 1.2 to 3. एसिडिक pH होता है गैस्ट्रिक जूस का, और स्टमक में कोई भी माइक्रोब्स एंटर होता है तो इस हाई एसिडिटी की वजह से वो माइक्रोब्स वहाँ पे किल होते हैं। Then tears of the eyes contain antibacterial substance lysozyme which causes lysis of bacteria, and also saliva in mouth. तो सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस लाइसोजाइम होता है, वैसे ही टीयर्स में भी ये लाइसोजाइम प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये लाइसोजाइम्स क्या है? एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है, जो कोई पैथोजेनिक माइक्रोब हो, कोई फॉरेन एजेंट हो, उनका लिसिस करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। Here see the image showing the first line of defense of innate immunity. Here is the skin, then acidity of the stomach and mucous lining of the various organs of the human body. Then second image showing the various physical and physiological barriers of the human body which prevent the entry of microorganisms. Then third type of barrier, cellular barriers. So in our blood there are various types of leukocytes which are called as white blood cells, and these white blood cells, they bring about the action on various pathogenic microorganisms by the process of phagocytosis. कि फिजिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इनको प्रिवेंट करके जब कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन एजेंट्स हमारे ब्लड में एंटर करते हैं, तो ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से। तो यहाँ पे कौन से फैगोसाइटोसिस सेल, कौन से वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ब्लड में, as well as macrophages in the tissues, and all these types of cells, they bring about the destruction of microorganisms by the process of phagocytosis. So here see the diagram of various white blood cells of the innate immune system which bring about the destruction of microorganisms in the blood.
Then four type of barriers, cytokinin barriers or cytokine barriers. So virus infected cells, they secrete the proteins called interferons, and these interferons, they protect the non-infected cells from further viral infection. साइटोकाइनिन बैरियर्स में क्या आते हैं, इंटरफेरॉन्स टाइप के प्रोटीन्स आते हैं. तो ये इंटरफेरॉन जो है वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं बॉडी की वो प्रोड्यूस करते हैं. सपोज वन ऑफ द बॉडी सेल्स इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस, सो दिस बॉडी सेल्स will secrete the interferon after viral infection, and these interferons, they prevent the entry of this virus to surrounding healthy cells. That is the action of this interferon. के इंटरफेरॉन क्या है, एक टाइप के प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट करते हैं, और ये जो इंटरफेरॉन से ये फर्दर सराउंडिंग हेल्दी सेल्स को वायरल इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करते हैं. सो हियर सी द डायग्राम showing the cytokines which are nothing but the type of interferon which have antiviral effect, and this interferon, it prevent the infection again to the healthy cell by this virus agent. Second type of immunity, acquired immunity. The resistance that an individual acquires during his life is known as acquired immunity. कोई भी ह्यूमन बीइंग उसके लाइफ पीरियड में जो इम्यूनिटी डेवलप करता है उसे कहते हैं acquired immunity. Acquired immunity is pathogen specific and is characterized by memory. कि कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होता है उस वक्त जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे कहते हैं acquired immunity, और ये acquired immunity मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करती है. When our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called as primary response, which is of low intensity. कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे रिस्पॉन्स देती है, उसे कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है, लेकिन वो सेम पैथोजन से नेक्स्ट टाइम एंटर होता है बॉडी में तो हमारी बॉडी जो है वो हाईली इंटेंसिफाइड और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स देती है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्विक और ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है मेमोरी सेल्स तैयार करती है, और ये जो मेमोरी सेल्स हैं सेकेंड टाइम उस पैथोजन को क्विक रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दैट मीन्स आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द first encounter. The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our blood. कि हमारे ब्लड में दो स्पेशल टाइप्स के lymphocytes होते हैं, B lymphocytes and second is T lymphocytes, and these B and T lymphocytes are responsible for the primary and secondary immune responses in our body. Now what is the function of B lymphocytes and T lymphocytes? The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. कि ये जो B lymphocytes हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन. कि कोई पैथोजन है, फॉरेन एजेंट है, वो हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है तो यहाँ पे आर्मी तैयार करते हैं बी सेल्स, जिससे कहते हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं फिर फॉरेन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. सो दैट प्रोटीन्स आर नथिंग बट द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैथोजन बाय द B lymphocytes. Second type of lymphocyte is the T lymphocytes. So these T lymphocytes actually they do not produce any antibody, but they help the B cells to produce the antibodies. कि ये जो T cells हैं B cells को antibodies produce करने में help करते हैं. Structure of antibody. An antibody has a Y-shaped structure और each antibody has 4 peptide chains. कि हर एक antibody में 4 peptide chains होते हैं. 2 are light chains and 2 are the heavy chains. Small chains are called as light chains and longer chains are called as heavy chains. और ये जो light और heavy chains होते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं. So here see the diagram where you can get the idea about the structure of antibody. So here are 2 light chains and 2 heavy chains. So these light chains and heavy chains they are held together with the help of disulfide bonds. So 2 sulfur atoms are seen here, and these 2 sulfur atoms of the antibody molecule they hold the light and heavy chains together. So in between heavy chains also there are disulfide bonds, and these disulfide bonds they
bind together the two heavy chains of the antibody molecule. So as there are two heavy chains and two light chains, the antibody molecule is represented as H2L2. So there are 5 types of antibodies in our blood. These are IgA, IgM, IgE, IgG and IgD. Types of immunity. Based on the type of lymphocytes involved in immunity, there are 2 types of response. कि कौन से टाइप्स के लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है, उसके आधार पे इम्यूनिटी के 2 टाइप्स. फर्स्ट है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी है सेलुलर इम्यूनिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. फर्स्ट वी विल डिस्कस ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. सो दिस ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारे ब्लड में बी लिम्फोसाइट्स की वजह से डेवलप होता है. और इस ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में हमारे ब्लड में बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं. और ये जो एंटीबॉडीज़ है हमारे ब्लड में तैयार होते हैं, इसलिए इसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है. सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है डायरेक्टली एंटीबॉडीज तैयार नहीं करते, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स जो है बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये डायरेक्टली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को किल करते हैं. Here see the diagram of humoral immune response and cell mediated immune response. So here you can see the foreign body which is nothing but the pathogen which have been entered into the body of human being. So against this pathogen both the humoral immune response and cell mediated immune response are developed in the body. So when B cells get activated at that time antibodies are produced, or when T cells get activated at that time cytotoxic T cells which are also called as killer T cells, they bring about the destruction of virally infected cells or cancer cells in the body of human being. Types of acquired immunity which is also called as a adaptive immunity. So there are 2 types of acquired immunity. First is the active immunity and second one is the passive immunity. So for what is meant by active immunity first? So the immunity which is developed naturally by infection or by introduction of any antigen इज़ नोन एज अ एक्टिव इम्यूनिटी. एंड कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बींग को या वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया जाता है या कोई भी फॉरेन एंटीजन इंट्रोड्यूस जब बॉडी में होता है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पे उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. तो ये नेचुरली इम्यून सिस्टम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है. तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब कोई भी एंटीजन और वैक्सीन और कोई भी पैथोजन नेचुरली जब इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो मेमोरीज बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में, ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ डेवलप करते, प्रोड्यूस करते, सिक्रेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स. और यहाँ पे बी सेल्स के मेमोरी सेल्स भी ब्लड में तैयार होते हैं. और नेक्स्ट टाइम जब ये वैक्सीन या कोई पैथोजन अगेन बॉडी में एंटर होता है तो वो मेमोरी बी सेल्स उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उस एंटीजन को और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है? स्लो है, लेकिन जो वंस डेवलप इट गिव्स इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. कि एक बार डेवलप होने के बाद ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसका फुल रिस्पॉन्स देती है. और अगेन सेकेंड टाइम जब पैथोजन एंटर होता है तो उस वक्त ये एक्टिव इम्यूनिटी उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके उसे डिस्ट्रॉय करती है. एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट रिमेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग. So it is used for prophylaxis to increase the body resistance. Example vaccination. कि prophylaxis means क्या? To protect the body against various types of pathogenic organisms. और resistance body का increase होता है, इस that means body becomes able to fight with the various types of pathogenic microorganism. जैसे कि vaccination program है, ये active immunity के अंदर आता है. Now passive immunity. It is received passively by the host and the host immune system does not participate. So passive immunity is the type of immunity in which the ready-made antibodies are introduced in the body of the patient. So here host immune system does not involve. कि ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम है इसका कोई रोल नहीं होता, ह्यूमन की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होती, इसलिए इसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है. डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडी जो है पेशेंट के बॉडी में, पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सो दैट ही विल फाइट वेरियस इन्फेक्शियस हार्मफुल पैथोजेनिक
ऑर्गेनिजम्स। सो पैसियोमेट्री कैसे शॉर्ट लिव्ड होती है और लेस इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसलिए वो लेस इफेक्टिव है और शॉर्ट लिव्ड भी रहती है। इट लास्ट ओनली फॉर फ्यू वीक्स, इट वर्क्स ओनली फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स एंड बट इट्स एक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड इमीडिएट, क्योंकि इमरजेंसी कोई केस आया है हॉस्पिटल में, किसी पेशेंट को सपोज टिटेनस हुआ है, टिटेनस इट इज़ वेरी डेडली डिसीज, और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट की लाइफ सेव करना है, तो उस वक्त यहाँ पे रेडीमेड फॉर्म के जो एंटीटॉक्सिन होते हैं टिटेनस के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं ये एंटीटॉक्सिन क्या है एक्चुअली, एंटीबॉडीज़। तो ये एक्चुअली तो इसे जब इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट की बॉडी में, सो दैट एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट द टिटेनस will destroy, will neutralize the bacteria, they will destroy that bacteria in the body of the patient and the life of the patient will get saved due to the antitoxin। जैसे कि किसी को स्नेक ने बाइट किया है तो स्नेक के विनम के अगेंस्ट जो एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर किया जाता है आर्टिफिशियली और पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइक सच में when emergency cases are there, at that time passive immunity is used to save the life of the patient। Then another example of the passive immunity is the colostrum, which provides immunity to the infant in the form of IgA antibodies. So these IgA antibodies are present in the colostrum of the mother. So during initial lactation period, this milk of the mother consists of yellowish fluid, which is nothing but the colostrum, and this colostrum consists of IgA antibodies which protect the infant from various infectious microorganisms। तो यहाँ पे हम जब डिफरेंस देखते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का, तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होती है होस्ट की, पैसिव इम्यूनिटी में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होस्ट। So here it is induced due to pathogen or by contact with any antigen or immunogen or vaccines, whereas in passive immunity ready-made antibodies are introduced into the patient to fight against the various foreign agents। Active immunity कैसे slow होती है, but once developed it is fully effective, it gives fully effective response, whereas passive immunity कैसे short lived है, less effective है। Active immunity कैसे long lasting है, passive immunity remains for few weeks और फ्यू मंथ्स, एक्शन भी कैसा है, फास्ट और इमीडिएट है। सो दिस एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ यूज फॉर प्रोफिलैक्सिस to increase the resistance of the body for long duration of time, such as vaccination program is conducted so that human being will get protected against the various harmful infectious diseases। तो यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी इन्फेंट को मिलती है वाया द मिल्क ऑफ द मदर विच कंसिस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रम। सो दिस इज द डिफरेंस अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। See the diagram showing the two types of immunity, active immunity and passive immunity। So here active immunity it is naturally developed by infection, that's why it is natural active immunity। Second type of immunity which is developed due to the artificial vaccine, therefore this is a artificial active immunity। So in passive immunity from mother, protection is given to infant in the form of IgA antibodies, and that's why this is a natural passive immunity। In second type, the ready-made antibodies are introduced into the body of the patient, and these ready-made antibodies they will provide the artificial passive immunity। Vaccination and immunization। What are vaccines? Vaccines are the biological preparations that provide active acquired immunity to specific infectious diseases। तो वैक्सीन्स क्या है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस है, जब ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो पर्टिकुलर वैक्सीन्स विल डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज एंड दैट विल न्यूट्रलाइज दैट बैक्टीरिया व्हेन दैट पर्सन गेट सफर फ्रॉम दैट डिसीज। Vaccination is most important method of preventing infection of microorganisms, especially of bacteria and viruses। की वैक्सीन जो है स्पेशली बैक्टीरियल डिसीजेस और वायरल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं और दे एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system। तो ये वैक्सीन्स वर्क कैसे करते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी बी सेल्स तैयार होते हैं। जब कोई भी एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है और एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। जब ये बी सेल्स एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं उस वक्त मेमोरी बी सेल्स भी ब्लड में तैयार होते हैं। तो वैक्सीन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? इन वैक्सीनेशन
प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। कि वैक्सीन जो है लार्ज स्केल पे जब तैयार करती है इंडस्ट्री में, तो उस वक्त किसी भी बैक्टीरिया का इधर प्रोटीन यूज़ किया जाता है पैथोजन का, या फिर उसे इनएक्टिवेट किया जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी कम करके उसे वीक पैथोजन बनाते हैं, उसके बाद ही उसका वैक्सीन तैयार होता है। उसके ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स में, देन एंड देन ओनली इट इज़ यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन ह्यूमन बीइंग। तो सपोज यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी का वैक्सीन जो प्रिपेयर करते हैं, उस वक्त साल्मोनेला टाइफी के मेम्ब्रेन का प्रोटीन यूज़ किया जाता है, और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उससे एंटीजन बना के, वैक्सीन बना के वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन बीइंग में। एंड लाइक सच व्हेन साल्मोनेला टाइफी विल गेट एंटेड इनटू बॉडी टू कॉज द इन्फेक्शन, एट द टाइम व्हाट विल हैपन कि वैक्सीनेशन दिया, वैक्सीन दिया ऑलरेडी, एंटीबॉडीज़ है, तो डिसीज़ नहीं होगा उस पर्सन को जब तक एंटीबॉडीज़ बॉडी में है। लाइक सच वे वैक्सीन प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वेरियस हार्मफुल इन्फेक्शियस डिसीजेज। The antibodies produced in the body against antigen would neutralize the pathogenic agents during actual infection। कि वैक्सीन देने के बाद जब किसी पर्सन को एक्चुअल इन्फेक्शन होता है, तो जो कोई भी वैक्सीन दिए है डिफरेंट डिसीज के अगेंस्ट, वो क्या करेंगे कि उस पर्सन को एक्चुअल जब इन्फेक्शन होता है किसी हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उस वक्त वो हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करते हैं। ये वैक्सीन के जो एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं बॉडी में, वो न्यूट्रलाइज करते हैं उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उस हार्मफुल एंटीजन को। The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and fight with antigen with a massive production of antibodies। कि वैक्सीन्स क्या करते हैं, मेमोरी बी एंड टी सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, और ये मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स सब्सिक्वेंट जब कोई इन्फेक्शन होता है या फिर बूस्टर डोसेज दिए जाते हैं, तो एंटीबॉडी जो है वो लार्ज क्वांटिटी में तैयार होते हैं। In some cases, ready-made form of antibodies are injected into the body of the patient for instant immunization. For example, in tetanus, which is a deadly disease caused by the bacterium Clostridium tetani. So this bacterium, it produces the toxin, and that toxin, and against this toxin, the antitoxin preparations are prepared artificially on industrial scale, and the doses of this antitoxin are given to the patient so that bacteria will neutralize, that antigen will neutralize, and the life of the patient will get saved. In cases of snake bite also, the snake venom is very poisonous, and against this snake venom, anti-venom serum is prepared on large scale, and this anti-venom serum is nothing but the antibody preparation which is injected into the body of the patient, and like such way the patient will get saved due to this antitoxin or antibody preparation. So what is the main advantage of this passive immunization? It acts immediately, and therefore when instant immunity is required, at that time it is used to save the life of the patient. Now by using recombinant DNA technology, vaccines are prepared on large scale by using bacteria and yeast, such as for example hepatitis B vaccine, which is prepared by using yeast on large scale. Allergies. So what is meant by allergy? First, the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy। कि environment में certain antigens जो होते हैं उनके अगेंस्ट जब बॉडी की इम्यून सिस्टम और रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एलर्जी। द सब्सटेंसेस टू विच एलर्जीज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। और जो कुछ सब्सटेंसेस हैं उनके अगेंस्ट जब एलर्जी डेवलप होती है बॉडी में, तो उसे कहते हैं, उन सब्सटेंस को कहते हैं एलर्जेंस। एंड द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस अगेंस्ट दीज आर द IgE टाइप। किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को एलर्जी जब होती है तो उसके बॉडी में IgE टाइप के एंटीबॉडीज ये ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं। तो कॉमन एलर्जेंस कौन से हैं? माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर, फूड आइटम्स लाइक पीनट्स, मिल्क, एग्स, wheat, soya, fish and shellfish. These are the examples of common allergens which cause the allergy in human being. तो symptoms क्या है allergic reactions के? Symptoms mainly include sneezing, watery eyes, running nose, and in severe reactions there is difficulty in breathing, rapid heartbeat and dizziness। कि कॉमन सिम्टम्स स्नीजिंग है, रैपिड वाटरी आइज और रनिंग नोज है। लेकिन सीवियर केसेस में क्या होता है, जैसे कि अस्थमा में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, हार्ट बीट जो है वो भी रैपिड हो जाती है, और डिजीनेस भी पेशेंट में ऑब्जर्व किया जाता है।
So what is the reason of this allergy in the body of patient? So there is release of some chemicals when patient is allergic to certain substances, and when allergen come in contact with them, at that time immune system get overreacted, and against that allergens antibodies, Ig type of antibodies are produced. But before that certain chemicals are released, and then that antibodies are produced. So chemicals like histamine and serotonin from the mast cells are released, and these chemicals then trigger the B cells, B lymphocytes to produce the IgE type of antibodies. ये दो chemicals तैयार होते हैं, histamine एंड सीरोटोनिन, और ये केमिकल जो है बी लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स क्या तैयार करते हैं, आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी। रिमेंबर दिस। अभी किसी पेशेंट को एलर्जी उसे डिटरमाइन करना है, तो उस वक्त क्या किया जाता है कि स्मॉल डोसेस दिए जाते हैं उस पेशेंट को, और स्मॉल डोसेस एलर्जेंस के देने के बाद कौन से सब्सटेंस की उसे एलर्जी है वो डिटरमाइन की जाती है, एंड फॉर दैट वेरियस रिएक्शंस आर स्टडीड फॉर दैट एलर्जन। तो अभी ये एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। सो विच आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी? सो द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, दे आर कॉल्ड एज एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स. So these are adrenaline and steroids which gives quick relief or reduce the symptoms of the allergy in the patient. So what is the reason of this allergic reaction? So day by day allergic patient or allergic reactions are increasing in human being because due to modern lifestyle the immunity of the person is lowering, and also they are becoming more sensitive to different types of allergens. And in metro cities many children they are suffering from different allergies and also asthma due to the sensitivity to various environment factors. So how this allergy is avoided? So what is the preventive measure for allergy? Avoiding exposure to allergens is the best preventive measure. कि किसी पर्सन को पर्टिकुलर सब्सटेंस की एलर्जी है तो वो जिस सब्सटेंस और जो एलर्जन से उसे एलर्जी है वो एलर्जन से अवॉइड करना, ये बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है एलर्जी के लिए. Here see the diagram showing the allergic reaction, how it takes place in human being. So when certain allergen comes in contact with the body of person, suppose here egg is shown. So when this allergen is injected into the body of the patient, at that time this allergen it comes with contact with the dendritic cell. So this dendritic cell they present this allergen to the T lymphocytes, and activated T lymphocytes secrete certain chemicals. Then they again activate the B lymphocytes, and these activated B lymphocytes they secrete the IgE type of antibodies, and these antibodies along with the allergen then attaches to this mast cell. So here allergen is shown which is attached to the antibody, and this antibody along with allergen attaches to the mast cell, and this mast cell it releases the chemicals serotonin and histamine, and these chemicals they trigger the inflammatory responses in human being. Autoimmunity, the antibody formation against self antigen is called as a autoimmunity. So how this autoimmunity is developed in human being? When the human immune system cannot differentiate between the self and non-self antigen, at that time autoimmunity is developed in the human body, and antibodies are produced against the self antigen. कि बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं immune systems, and that antibodies they will destroy the self antigen and the self tissue of the body. Therefore antibody formation against the self antigen is called as a autoimmunity. और इस autoimmunity डेवलप होने की वजह से कुछ डिसीजेस होते हैं ह्यूमन बींग में, उन्हें कहते हैं autoimmune diseases. So example are rheumatoid arthritis, multiple sclerosis and type 1 diabetes. So what are the causes of these autoimmune diseases? So it is thought that certain genetic factors are responsible for autoimmune diseases in human being, and also the environmental factors like infections, exposure to toxins also trigger the autoimmune responses in the human being. Here see the diagram which shows the certain organs which get affected by the autoimmune disease such as joints, muscles. So when joints are affected, at that time disease rheumatoid arthritis is caused in the patient. Then skin also, blood vessels, digestive system, endocrine system, nervous system. In this lecture we are going to discuss immune system in the body. So we know that immunity play important role in protecting us from various harmful infectious
microorganisms. And our immune system, it is made up of various types of lymphoid organs, tissues, cells and molecules like antibodies. And all these components, they play important role in giving immune responses, and they are the main components of our immune system. So in this point mainly we are going to discuss lymphoid organs, that is primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. First point, immune system in the body. We know that immunity play important role in vaccination, in autoimmunity, in allergies and also in organ transplantation. Then how does this immune system is made up of in human being? The human immune system consists of lymphoid organs, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़. तो हमारी इम्यून सिस्टम बनती है दो टाइप के लिम्फेड ऑर्गन्स से. देन डिफरेंट टिश्यूज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी. सेल्स जो है ब्लड में, जो वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, ये सभी सेल्स इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है. और एंटीबॉडीज विच आर सिक्रेटेड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग. ऑल दिस कंपोनेंट्स दे फॉर्म द इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. So this immune system is unique. Why unique? Because it recognizes the antigens, gives immune response to that antigen and also remembers to them. तो इम्यून सिस्टम में क्या है, एंटीजेंस जो है जब इंट्रोड्यूस होता है तो ये इम्यून सिस्टम उसे क्या करती है, हमारी इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करती है. रिकॉग्नाइज करने के बाद बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है. और ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं और साइमल्टेनियसली ये बी सेल्स मेमोरी सेल्स भी तैयार करते हैं हमारे ब्लड में. तो ये जो मेमोरी सेल्स है, जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन ये एनकाउंटर होता है बॉडी में, तो ये मेमोरी सेल्स एंटीबॉडी जो है लार्ज क्वांटिटी में सेकेंड टाइम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करते हैं सेकेंड टाइम सेम एंटीजन जब जाता है. इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम कैसे यूनिक है, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, उसे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट, और ऑल्सो उसे रिमेंबर करती है, उसे ध्यान में रखती है कि सेकेंड टाइम सेम एंटीजन जब जाता है तो एंटीबॉडी जो है मेमोरी सेल्स लार्ज क्वांटिटी में यहाँ प्रोड्यूस करते हैं. So this antibody is then neutralizes the antigen and thereby they play important role for protecting the human being from various harmful infectious pathogenic antigens. Now lymphoid organs. So what are lymphoid organs? These are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes takes place. कि lymphoid organs में क्या होता है, lymphocytes का origin होता है. origin होने के बाद उनका वहाँ पे maturation होता है. maturation के बाद उनका वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, मीन्स उनका सेल डिवीजन होता है, उनका डिवीजन फास्ट होता है और लार्ज क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन होता है. सो दैट इज़ नथिंग बट द लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर देयर इज ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस. सो दिस लिम्फोइड ऑर्गन्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. पहला है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. Bone marrow and thymus are the primary lymphoid organs where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. तो bone marrow and thymus ये दो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है जहाँ पे इमेच्योर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो ओरिजिन हुए हैं, ऐसे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका डिफ्रेंसिएशन होता है. डिफ्रेंसिएशन होने के बाद ही वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं वहाँ पे. तो इमेच्योर लिम्फोसाइट डोंट हैव एबिलिटी टू गिव इम्यून रिस्पॉन्स. लेकिन जब इनका मैच्योरेशन डिफ्रेंसिएशन होता है उस वक्त ही वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं बोन मैरो में और थाइमस में. और ये जो मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स हैं, ये मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स ही क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देने में उनकी कैपेसिटी होती है. दे गिव इम्यून रिस्पॉन्स. इमेच्योर लिम्फोसाइट डोंट गिव इम्यून रिस्पॉन्स, बट मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स दे गिव द immune response when any antigen comes in contact with them. So after maturation, these lymphocytes they migrate to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, pairs patches of small intestine and appendix. तो ये जो lymphocytes हैं इनका maturation होने के बाद वो secondary lymphoid organs में migrate होते हैं. और secondary lymphoid organs कौन से यहाँ पे ध्यान रखना, spleen है, lymph nodes, tonsils, pairs patches of small intestine and appendix. So which is the main primary lymphoid organ? So here the bone marrow is the main lymphoid organ
वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। कि बोन मैरो क्या है, मेन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के जो ब्लड सेल्स हैं उनका ओरिजिन होता है, उनका मैचुरेशन होता है, एंड देन दे गेट माइग्रेटेड इनटू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे सभी प्रकार के ब्लड सेल्स बोले, RBCs, WBCs, then lymphocytes, all these are produced in the bone marrow and there they get maturated and then migrated into secondary lymphoid organs. So here see the diagram where you can easily observe the structure of bone marrow, which mainly, and remember this, the B cells they mainly get matured into bone marrow. Now about thymus. So thymus is also the primary lymphoid organ. So in thymus T lymphocytes get matured and differentiated. अभी ये जो lymphocytes सभी प्रकार के वो तो बोन मैरो में तैयार होते हैं, लेकिन जो lymphocytes thymus में जाते हैं वो lymphocytes T lymphocytes बनते हैं, क्योंकि thymus में एंटर हुए वाले lymphocytes को T एंटीजन मिलता है वो सेल्स को, और दैट सेल्स गेट मैच्योर्ड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ए T lymphocytes. सो रिमेंबर दिस फ्रॉम thymus, T lymphocytes की thymus में जो मैच्योर्ड होते हैं वो होते हैं T lymphocytes, एंड दिस T cells play important role in cell mediated immunity. So here see the diagram of thymus. Here you can easily observe the T helper cells and cytotoxic T cells which get matured and differentiated into thymus. So this thymus, it is a lobe organ and it is located near the heart and below the breastbone. thymus कैसे lobed organ है और वो हार्ट के पास होता है, below the breastbone. So here see the diagram where you can easily observe the thymus which is present near the heart and below the breastbone. सो ये जो थाइमस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी साइज़ लार्ज होती है, जैसी एज होती है वो उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसकी साइज़ बहुत स्मॉल हो जाती है. नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स सच एज स्प्लीन, lymph node, pairs patches of intestine and tonsils, etc. But spleen is the major secondary lymphoid organ. So what is spleen? Spleen is a large bean-shaped organ and it mainly contains lymphocytes and phagocytes. के bean-shaped organ है ह्यूमन बॉडी में, और इसमें lymphocytes और phagocytes mainly होते हैं. So the spleen, it acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. So ये बॉडी का फिल्टर है spleen. ब्लड में जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन एंटीजन से, उनको ये ट्रैप कर लेता है. वहाँ पे जो फैगोसाइट्स है स्प्लीन में वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. सो दिस स्प्लीन इट आल्सो हैज़ ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. स्प्लीन में बहुत लार्ज क्वांटिटी में इरिथ्रोसाइट्स भी होते हैं, और जो कुछ भी इरिथ्रोसाइट्स डेड हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, उनका भी डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है. सो व्हाट आर लिम्फ नोड्स नाउ? Lymph nodes are small solid structures located at different points along the lymphatic system. जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होती है. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है? लिम्फ जो एक फ्लूइड है उसे सर्कुलेट करती है थ्रू आउट बॉडी, और इस फ्लूइड में बहुत सारे फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं. जब ये फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड से सर्कुलेट होते हैं उस वक्त लिम्फ नोड क्या करता है, उसके पास जो कोई भी एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देता है. दैट इज मेन फंक्शन ऑफ दिस लिम्फ नोड. सो दिस लिम्फ नोड ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजन्स व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद देम एंड टिश्यू फ्लूइड. तो लिम्फ नोड के पास क्या जाता है? लिम्फ सर्कुलेट होता है. लिम्फ में फैगोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, और ये जो लिम्फ नोड्स है उसके पास कोई माइक्रोब्स गए तो क्या होता है? लिम्फ नोड के पास ऑलरेडी फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है, तो जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन एंटीजन वहाँ पे कांटेक्ट में आता है लिम्फ नोड के, तो उस वक्त लिम्फ नोड क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स का वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका एक्टिवेशन होता है. बी सेल्स वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और जो कोई भी एंटीजन वहाँ पे आता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है लिम्फ नोड में. दैट इज़ वन ऑफ द मेन important function of the lymph node. They trap the microorganisms which comes in contact with them and gives the immune response by activation of lymphocytes present there. अब ये lymphoid tissue जो है हमारे मेजर जो ऑर्गन सिस्टम है, मेजर जो ट्रैक्ट्स है वहाँ पर भी प्रेजेंट रहती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्ट जो है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है. तो इन
इन ऑर्गन के एपिथेलियल लाइनिंग को म्यूकस लेयर होती है, एपिथेलियम लाइनिंग को म्यूकस लेयर होती है। और ये म्यूकस का वर्क क्या है, जो कोई भी माइक्रोस्कोप पे उनके कांटेक्ट में आता है तो उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। और इस म्यूकस के लाइनिंग पे वेरियस फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं। दैट्स वाई दिस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन हार्मफुल एंटीजेंस। तो ये जो लिम्फोइड टिश्यू है इसका परसेंटेज 50% होता है ह्यूमन बॉडी में। एंड दिस lymphoid tissue is called as a, in short, MALT, mucosa associated lymphoid tissue. So here see the diagram showing the lymphatic system of human being. So lymph nodes are shown here, then the thymus organ where maturation of T lymphocytes takes place, and lymphatic vessels which are present throughout our body. Then here is the diagram showing the primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Thymus, bone marrow, main primary lymphoid organs, spleen, main secondary lymphoid organs, lymph nodes present throughout the body at different location, and they also trap the various microorganisms which circulate through the lymph and thereby gives us the immune response.